हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र की धारिता तथा किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। कोई भी एक गोलीय चालक है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका धारिता कितना होता है, मतलब कि वो कितने आवेशों को अपने अंदर एकत्रित कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले ही आपको बताया था कि ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, वो दो भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में हम लोग वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे भाग में हम वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का और उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस चीज के बारे में समझ जाएंगे, आज जितने टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनको अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को फोकस होकर पढ़िए और आपको बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा। आप केवल इस वीडियो को देख लेंगे, बस देख लेने मात्र से आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। जो जैसे आप लोगों ने ओम का नियम 10th में पढ़ा था, बिल्कुल ओम के नियम के जैसा ही ये टॉपिक है। अगर आप थोड़ा बहुत उसको समझे होंगे, अगर उसको भी नहीं समझे होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा, आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आपको इतने आसान तरीका से मैं इन सारे टॉपिक को समझाने वाला हूं, तो आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, संधारित्र, जिसको अंग्रेजी में हम कैपेसिटर कहते हैं। क्या होता है ये कैपेसिटर, क्या होता है ये संधारित्र? बच्चों, संधारित्र कोई भी एक कंडक्टर, कोई भी चालक ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया आपका, ये सपोज कीजिए कॉपर हो गया, कॉपर के साथ साथ आप सिल्वर, चांदी हो गया, तांबा, कुछ भी होगा, कोई भी चालक, कोई मटेरियल है और उसका कोई टुकड़ा ले लीजिए, वो एक प्रकार का संधारित्र ही होता है। वो करता क्या है संधारित्र? वो आवेशों को इकट्ठा करता है, आवेशों को अपने अंदर क्या करता है, संचित करता है। तो आप किसी संधारित्र को अगर परिभाषित करना हो, अगर कोई कहे कि संधारित्र क्या होता है आप बताइए, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा चालक जो आवेशों को पर्याप्त मात्रा में क्या कर लेता हो, अपने अंदर संचित कर लेता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। या एक ऐसा यंत्र, अब ये यंत्र ही तो होगा तो इसको और ठीक से बोलेंगे, तो एक ऐसा यंत्र जो पर्याप्त मात्रा में आवेशों को अपने अंदर संचित कर लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, एक ऐसा यंत्र जिसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किए जा सकते हो, संधारित्र कहलाता है। एक ऐसा यंत्र जिसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में हम आवेश को क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संधारित्र क्या होता है। मतलब कोई भी, अभी तो जनरली अगर आपको स्टैंडर्ड तरीके से कहा जाए तो कोई भी चालक एक क्या होता है? संधारित्र होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हम क्या कर सकते हैं? आवेशों को एकत्रित कर सकते हैं, आवेश उसमें हम क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, केवल एक चालक जो आवेशों को संचित कर सकता है, अब वो संधारित्र है, तो और भी चीजों का यूज क्यों हम करते हैं? तो बच्चों, मान लीजिए कि मानव तो सब है, मान लीजिए कि हम भी मानव है, आप भी मानव है और एक अपराधी भी है, वो भी मानव है। तो एक अच्छा मानव बनाने के लिए, मतलब कि इस मानव से इंसान बनाने के लिए आप में किन किन तरह का गुण होना चाहिए, वो गुण आप में कहां से पैदा किए जाए, तो आपको क्या किया जाता है? छोटे पर आपके माँ बाप आपको अच्छे संस्कार देते हैं, फिर आपको स्कूल में भेजा जाता है कि आप अपने समाज के बारे में जानें और समाज में क्या चीज अच्छी होती है, क्या चीज बुरी होती है, इसकी समझ आपको दी जाती है। फिर आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लोगों को देखते हैं, उसको सब सोच समझकर कोई अच्छा व्यक्तित्व बनता है और उसी में से किसी का व्यक्तित्व क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, वो अपराधी बन जाता है। तो वैसे ही चालक, सारे चालक क्या कर सकते हैं? वो आवेशों को एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन चालकों का गुण बढ़ाकर, उनमें कुछ और भी क्वालिटीज भरकर हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छा संधारित्र बना सकते हैं। कैसे अच्छा संधारित्र बना सकते हैं? उसका एक सिद्धांत होता है। जैसे कि अच्छा मानव बनने का एक सिद्धांत होता है कि आप इन इन गुणों का पालन करेंगे तो आप अच्छा मानव बन जाएंगे, अच्छा मनुष्य बन जाएंगे। तो वैसे ही अच्छा संधारित्र बनाने के लिए उसका एक सिद्धांत होता है। कैसे अच्छे संधारित्र को हम बना सकते हैं, उस सिद्धांत को बताऊंगा। तो आप केवल एक कंडक्टर तो एक संधारित्र होता ही है, लेकिन अब मान लीजिए कि जो हम यूज करते हैं संधारित्र का, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो फैन का
सिंपल सा मतलब है, फैन का जो कंडेंसर होता है, जो पंखा का कंडेंसर, आप देखते हैं कि कंडेंसर जल जाता है तो आपका पंखा धीरे धीरे नाचने लगता है। मतलब कि जब वो जल जाएगा तो वो आवेशों को इकट्ठा ही नहीं करेगा, और जितना आवेश चाहिए उस पंखे को चलाने के लिए उतना आवेश ही नहीं मिलेगा, तो पंखा क्या होने लगेगा, धीरे धीरे नाचने लगेगा। वो जितना थोड़ा सा उसमें आवेश संचित होंगे और उन्हीं आवेशों से थोड़ा थोड़ा वो क्या करता रहेगा, नाचता रहेगा, और आपको पर्याप्त हवा नहीं मिल पाएगी। तो एक उदाहरण है ये जो कंडेंसर होता है, वो किसका उदाहरण है, संधारित्र का उदाहरण है। तो अब वो कंडेंसर में केवल वो चालक थोड़ा नहीं होता है, उसके अंदर हम क्या भरे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ भरे रहते हैं। वो मान लीजिए कि वो सिलिंड्रिकल टाइप का बना होता है। सिलिंड्रिकल टाइप का क्यों बना है, कोई संधारित्र सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है, कोई गोलीय होता है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, समांतर प्लेट संधारित्र भी हम पढ़ते हैं। हम ब्रॉडली यूज करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का, जो यूज होता है समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ही ज्यादा मात्रा में, इसको भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अच्छा संधारित्र कैसे बनाया जा सकता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, अब उसको हम समझने वाले हैं। संधारित्र मतलब क्या, एक ऐसा यंत्र जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आवेशों को क्या किया जा सके, संचित किया जा सके, उसे हम संधारित्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, अच्छा कैपेसिटर बनाने के कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं, वो कदम ही इसके प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं, इसके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों देखिए प्रिंसिपल क्या है। बच्चों अगर मान लीजिए कि आपको एक चालक दे दिया जाए, मान लीजिए कि ये कोई चालक है, एक कोई ये चालक प्लेट है, ठीक है ना, ये किसी चालक प्लेट मतलब क्या, कोई कंडक्टर प्लेट है, चाहे ये एल्युमिनियम का हो सकता है, आपका तांबा का हो सकता है, आपके सिल्वर का हो सकता है, ठीक है, ये एक चालक प्लेट है। अब हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल मतलब इसका विभव बढ़ाते हैं। इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विभव देना पड़ेगा, वैद्युत विभव देना पड़ेगा। वैद्युत विभव मतलब क्या, अगर मान लीजिए इसको किसी बैटरी से आप जोड़ देते हैं, अब इसको वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज का मतलब क्या, वोल्टेज का मतलब ही क्या होता है, विभव होता है। तो आप किसी इस बैटरी से जोड़ देंगे जिसका विभव वेरिएबल है, और धीरे धीरे उसके वोल्टेज मान को आप बढ़ाते जाएंगे, उसका वोल्टेज मान क्या करते जाएंगे, उसके विभव को बढ़ाते जाएंगे। तो आप जैसे जैसे इसको विभव देंगे वैसे वैसे इसमें आवेश क्या होता जाएगा, क्यू आवेश, पहले डी क्यू आवेश, फिर डी क्यू प्लस डी क्यू आवेश, फिर प्लस डी क्यू आवेश, ऐसे करते करते इसमें धीरे धीरे आवेश क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए बच्चों अगर दैनिक जीवन में कोई भी चीज आप लेते हैं, उसमें कोई सामान भरते जाते हैं, तो एक उसकी लिमिट होती है भरने की, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक बोरा ले लिए, अब बोरे में किसी रुई को क्या कर रहे हैं, आराम से भर रहे हैं, तो कुछ देर में रुई क्या हो जाता है, भर जाता है, ठीक है, कुछ देर में क्या हो जाता है, रुई भर जाता है। अब उससे ज्यादा रुई को हम नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आप और भी ज्यादा उसमें वो रुई आपको भरना है, तो कुछ ना कुछ एक नियम कानून लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसके विभव को बढ़ाते जा रहे हैं, ये सब स्टेप बता रहे हैं कि अगर आप जब मान लीजिए कोई भी आपका एक चालक प्लेट है और उसके विभव को बढ़ाएंगे तो उसमें आवेश जो संचित हो रहे हैं वो क्या होते जाएंगे, उन आवेशों का मात्रा बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि ये कंप्लीटली इसकी सीमा खत्म हो जाएगी, अब उसमें उससे ज्यादा आवेश को हम नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए कि जितना आवेश इसको, अब उससे ज्यादा इसको आवेश दिया जाएगा तो इसमें से आवेश क्या होने लगेंगे, लीक करने लगेंगे, आवेश क्या होने लगेंगे, इससे बाहर होने लगेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट पर हम पहुंचा दिया, इसको लीकेज पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, पहुंचा दिया, इतना पोटेंशियल दे दिया। अब हम चाहते हैं इसमें उससे भी ज्यादा हम क्या कर लें, आवेशों को भर लें। तो बच्चों अगर किसी रुई मतलब किसी बोरे में आप रुई भर रहे हैं और वो पूरा भर गया, तो आप क्या करते हैं, उससे भी ज्यादा रुई भरने के लिए उसको और चारों तरफ से प्रेशर लगाते हैं, खूब उसको कसते हैं, और जो जितना मजबूत आदमी रहता है उतना कसता है और वो उसमें रुई को क्या कर देता है, भर देता है,
क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप ऐसा देखते हैं। वैसे ही कुछ ना कुछ यहाँ उपाय लगाएंगे और देखेंगे कि उससे ज्यादा और भी कैसे इसमें हम आवेशों को भर सकते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चों ये 12 वोल्ट जब इसको विभव दिया गया, कितना विभव दिया गया? 12 वोल्ट का विभव दिया गया, तो ये कंप्लीटली फिल हो गया। अब 12.1 वोल्ट भी इसको देंगे तो इससे आवेश क्या होने लगेंगे? लीकेज होने लगेंगे। तो हम सोचेंगे कि कोई एक ऐसा उपाय लगाएं जिससे इसके विभव का मान क्या हो जाए? घट जाए। जिससे इसके विभव का मान क्या हो जाए? घट जाए। और लेकिन वो आवेश जितना इसके अंदर क्यू इकट्ठा है वो उतना ही इसके अंदर रहे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके पास ही, इसके नजदीक पर ही एक और इसके ही जैसा हम क्या रख देते हैं? कंडक्टर। और इसके जैसा हम क्या रख देते हैं? एक और चालक रख देते हैं। अब इसके पास एक और इसके ही जैसा चालक रखे तो अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा होने वाला है। तो आप जानते हैं कि अगर ये कोई भी एक गोला है, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था, और ये इस पे बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास अगर कोई दूसरा गोला लाया जाता है तो क्या होता है? इस गोले पर इधर की तरफ अगर ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ इस पे निगेटिव आवेश आ जाता है, मतलब ऋणात्मक आवेश, और इधर की तरफ सारे पॉजिटिव आवेश हो जाते हैं। वैसे ही बच्चों अगर इसको रखा जाएगा तो इस चालक के इधर की तरफ, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएंगे? निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और इसके दूसरे साइड में इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा? दूर कर देगा। वैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव अपने पास कर लेगा और पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा? दूर कर देगा। अब इससे फायदा क्या हुआ बच्चों? आप जानते हैं विभव क्या होता है? विभव होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये होता है कि नहीं विभव? विभव का ये फॉर्मूला है। तो जो इसका पहले विभव था कुछ ना कुछ पॉजिटिव विभव था। अब क्या किया गया, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यहां पे सपोज कीजिए कि हम 5 कूलम का चार्ज लिया है और यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यहां से कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर के डिस्टेंस पर यहां पे इसका विभव अगर आपसे काउंट करने के लिए कहा जाए तो क्या आप काउंट करेंगे? K 5/1 हो जाएगा, यानी कि 5K यहां इसका विभव हो जाएगा। बटे में 1 से कोई मतलब नहीं, 1 मीटर है तो 5K यहाँ पे इसका विभव, K की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होती है। अब मैं कहूं कि इसके पास यहां पर भी 1 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर मैं -5 कूलम का चार्ज रख दूं। कितने कूलम का चार्ज रख दूं? -5 कूलम का चार्ज रख दूं। तो अब इससे क्या होने वाला है बच्चों? यहां पे जो इसका विभव मिला है ये तो पॉजिटिव 5K मिला है इस 5 कूलम के चार्ज की वजह से। अब -5 कूलम के चार्ज की वजह से यहां पे जो विभव होगा ये तो +5 कूलम के चार्ज की वजह से है, या -5 कूलम के चार्ज से यहां पे विभव क्या हो जाएगा? विभव निगेटिव में भी होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो -5K हो जाएगा। अब पूछा जाए कि यहाँ पे टोटल विभव कितना हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका विभव क्या हो गया? ये माइनस चार्ज की वजह से इस चार्ज से जो यहां पे विभव उत्पन्न हुआ है उस विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब यहां पे अगर कोई हम क्या रखेंगे? कंडक्टर, कोई चालक रख देंगे तो ये माइनस चार्ज इसके पास हो जाएगा, प्लस चार्ज इससे दूर हो जाएगा। तो इस माइनस चार्ज के कारण ये जो विभव है ना, इसके विभव का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मान लीजिए कि इसको रख देने मात्र से इसका विभव 2 वोल्ट कम हो गया, तो फिर से इसका विभव कम हो गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? फिर से इसको 12 वोल्ट तक हम चार्ज कर सकते हैं। तो फिर से यहां से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे और ये चार्ज इसमें और भी भरने लगेंगे, और भी ये इसमें चार्ज होने लगेगा, और ये सपोज कीजिए कि कैपिटल Q चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल Q चार्ज हो जाएगा। और फिर इसको 12 वोल्ट तक, मतलब अलग से इसको विभव देंगे तो 12 वोल्ट तक ये और चार्ज होता रहेगा। अब देखिए, अब उतना ही, केवल यहां पे दूसरा एक ऐसा ही प्लेट रख देने मात्र से क्या हो गया? इसका धारिता बढ़ गया, ये और भी ज्यादा चार्ज को क्या करने लगा? स्टोर करने लगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब बच्चों हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा इसके विभव को क्या कर दें? हम डाउन कर दें। जितना विभव था और भी इसके विभव को हम क्या कर दें? डाउन कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? यहां से यहां से हम अर्थिंग दे देंगे। अर्थिंग से क्या होगा बच्चों? अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींचे हुए है। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ खींचे हुए है। ये पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे? ये सारे पॉजिटिव चार्ज
अर्थ में चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले धक्का लगाएंगे, कहेंगे भाई दूर हमसे जाओ। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर देगा, धक्का देगा, कहेगा भाई भाग जाओ। तो अब ये अर्थ आसानी से चार्जेस को अपने अंदर क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो ये अर्थिंग लगा देने से ये सारे चार्ज किसको चले जाएंगे, ये सारे चार्ज अर्थ को चले जाएंगे। अभी पहले यहां पे पॉजिटिव चार्ज थे, तो ये पॉजिटिव से कुछ पॉजिटिव विभव भी आया था, क्योंकि ये नजदीक था तो थोड़ा सा इसका विभव क्या हो गया था, कम हो गया था। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव विभव, मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे कहा जाए कि यहाँ 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -5 कूलम का चार्ज है, तो और इसके थोड़ा सा दूरी पर यहाँ पे फिर से एक 5 कूलम का चार्ज रख दिया जाए, तो ऑल ओवर जो विभव होगा, मतलब इसके वजह से तो ये कट 0 हो गया, लेकिन इसका विभव कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ 10 वोल्ट का विभव यहाँ पे काम कर रहा था इस पॉजिटिव की वजह से, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को हटा ही दिया जाए, इस पॉजिटिव भी हट जाएगा, तो तब क्या होगा, जितना यहाँ पे पॉजिटिव विभव था, अब ये माइनस वाला उसको क्या कर देगा, एकदम नेग्लेक्ट कर देगा। अब इसके पास जो विभव बचेगा वो फिर से कहां हो जाएगा, 0 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। विभव क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया, लेकिन चार्ज इसके अंदर से गए थोड़े नहीं, अभी तो चार्ज इसके अंदर है ही है, मतलब उसने चार्ज को तो हम स्टोर कर ही लिए हैं, और इसके विभव को यहां अर्थिंग जोड़ देने मात्र से ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल और भी डाउन हो गया। और जब ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर हट जाए, मतलब चले जाए अर्थ के अंदर, तो ये आप क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं कि फिर से इसको और भी विभव देकर इसके अंदर और भी चार्जेस को और भी आवेशों को हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको 12 वोल्ट तक ले जा सकते हैं और भी ज्यादा चार्ज को इसमें हम क्या कर सकते हैं, संचित करा सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि ये प्लेट रख देने से, एक यहां अर्थिंग जोड़ देने से और भी इसका जो धारिता है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। संधारित्र की धारिता भी धारिता में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले यह समझ लीजिए कि इसकी कैपेसिटी क्या हो जा रही है, आवेशों को ग्रहण करने का, संग्रहित करने का जो इसका गुण है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अभी मैंने बताया ना कि ये मैं प्रिंसिपल ही बता रहा हूं आपको, सिद्धांत ही बता रहा हूं अच्छा कैपेसिटर बनाने का। तो अधिकतर कैपेसिटर में यही फिनोमेना क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा कि एक कंडक्टर लिया जाएगा, एक चालक लिया जाएगा, उसके पास दूसरा चालक रखा जाएगा, और भी उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थिंग लगा दिया गया और भी बढ़ गया, हटा लिया गया तो फिर कोई बात नहीं है। और इसका और भी ज्यादा, अगर इसकी धारिता और भी ज्यादा बढ़ाना है तो ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, तो मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गए, तो एक्चुअली और भी ज्यादा इसका अगर हमें धारिता बढ़ाना है तो इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, इसके अंदर हम रख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युत, जो कल वाले इसके पिछले वाले वीडियो में, जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा हूं, अगर परावैद्युत आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर उस वाले में देख लें कि परावैद्युत एकदम बिल्कुल डिटेल में आप समझ जाएंगे, कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो परावैद्युत यहां पे जो पदार्थ रख देते हैं तो इसकी धारिता और बढ़ जाती है, मतलब ये और भी आवेशों को क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। कैसे ज्यादा आवेश को और इकट्ठा कर सकता है, इसको अगले वाले वीडियो में पढ़ना है, मैं बताऊंगा। लेकिन धारिता और बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, परावैद्युत रख देते हैं। एक तो ये धारिता भी बढ़ाता है और उसको सपोर्ट भी देता है, वो दोनों प्लेट्स जो होते हैं ना उनको सपोर्ट भी देता है। ठीक है, कैसे देता है, जब आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा और मतलब कि समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा, और उसकी धारिता कितनी होती है, कैसे कैसे निकाली जाती है, उन सारी चीजों के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझाऊंगा। अभी आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल मतलब क्या, वो सारे स्टेप जो किसी भी संधारित्र के धारिता को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो आपने स्टेप देखा, क्या रखा, एक सिंपल कोई भी चालक आपने यहां पे प्लेट रखा, वो एक कैपेसिटर है, उसके पास दूसरा प्लेट रखा, उसकी धारिता और बढ़ गई, उसमें और ज्यादा हमने क्या किया, चार्ज को स्टोर कराया, आवेश को स्टोर कराया, एकत्रित किया। और जब इसको हमने एक अर्थिंग दे दिया तो और भी ज्यादा उसमें आवेश क्या हुए, एकत्रित हुए। उसके बाद और भी ज्यादा अगर मान लीजिए कि इसमें आवेशों को एकत्रित करना हो
तो उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको फिल कर दीजिए किससे, एक परावैद्युत पदार्थ से, ठीक है ना। परावैद्युत पदार्थ के बारे में, परावैद्युतांक के बारे में और उसका जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है, इन सारे चीजों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो आपने सब यही सारे स्टेप्स जो हैं वो क्या है, संधारित्र के सिद्धांत है। तो आपका ये संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, समाप्त होता है। तो आप समझ नहीं गए हैं क्या कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। कोई भी चालक एक संधारित्र होता है, उसके पास एक दूसरा चालक रखिए, उसकी धारिता और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसको एक किसी अर्थिंग से जोड़ दीजिए, उसकी धारिता और बढ़ जाएगी। और भी धारिता बढ़ाना है तो उसके बीच में क्या रख दीजिए, एक परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए। इसको चाहे तो जो मैं बोल रहा हूं वही लिख लीजिए, वही इसका क्या है, सिद्धांत है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सिद्धांत में एक भी चीज और कि जैसे जैसे इस संधारित्र का विभव हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर और आवेश क्या होते जाता है, एकत्रित होते जाता है। और जब वो अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो कोई एक ऐसा उपाय लगाते हैं जिससे उसका विभव मान क्या हो जाए, घट जाए। तो यहाँ पे दूसरा प्लेट रखने से इसका विभव मान कुछ क्या हो गया, घट गया है, आवेश उतने ही रहे हैं, तो विभव मान घट गया। तो फिर से उस विभव तक उसको हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो फिर से इसको और विभव दिया गया और भी उस पर आवेश क्या हुआ, एकत्रित हुआ। और भी ज्यादा अगर इसके विभव मान को घटाना है तो इसको अर्थिंग से जोड़ दीजिए, तो और भी ज्यादा विभव मान घटा, और भी ज्यादा उसमें आवेशों को हमने क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। इन सारी चीजों को देखा। चलिए हम पढ़ते हैं संधारित्र की धारिता। बच्चों अब हम पढ़ते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है इसको समझिए। बच्चों किसी भी संधारित्र द्वारा आवेशों को संग्रहण करने के क्षमता की माप को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। जो मान लो कि बच्चों ये कोई संधारित्र है, ये कोई कंडक्टर चालक गोला है, एक संधारित्र है, तो ये कितने आवेशों को अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, इसकी क्षमता कितनी है। तो आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता की जो माप होती है उसको हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोग बार बार पढ़े होंगे, तो आप मैथ के सवाल में पढ़ते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की धारिता इतनी है, मतलब कि 1 लीटर जिसे दूध मेजर किया जाता है, नापा जाता है, तो उसकी धारिता कितनी है, 1 लीटर है। मतलब कि उस बर्तन में कितना दूध डाला जा सकता है जो 1 लीटर का मेजर करने वाला है। आप लोग जनरली कि 1 पाव का वो बर्तन देखे होंगे, 1 पाव नापा जाता है, 2 पाव नापा जाता है। पाव का मतलब समझिए 250 ग्राम जो आपका दूध होता है, उसको नापने वाला एक बर्तन जनरली आप आम घरों में देखे होंगे। लेकिन जब मिट्टी का तेल लेकर आते हैं, मतलब केरोसिन ऑयल जब आप कहीं से लेकर आते हैं, किसी कोटे की दुकान पे आप मिलता है, तो वहां पे जो एक बहुत बड़ा ऐसे आप देखे होंगे, एक ऐसे सिलिंड्रिकल पॉट होता है, और वो उसका धारिता कितना होता है, 1 लीटर होता है। यानी कि उसके अंदर अगर मिट्टी का तेल रखा जाए या दूध रखा जाए तो वो कितना मापेगा, 1 लीटर मापेगा। तो वैसे ही अगर कोई संधारित्र है तो उसकी धारिता कितना है, अगर उस बर्तन में जो दूध वाला या केरोसिन ऑयल मेजर करने वाला जो बर्तन है, अगर 1 लीटर से ज्यादा उसमें केरोसिन ऑयल डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केरोसिन ऑयल बाहर हो जाएगा, वो उससे ज्यादा रख ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपको बताया गया कि इसकी एक क्षमता होती है, किसी भी कैपेसिटर की एक क्षमता होती है, तो मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है आवेशों को संग्रहण करने की, वही उसकी क्या होती है, धारिता होती है। तो बच्चों संधारित्र के द्वारा जो आवेशों के संग्रहण करने की क्षमता का जो माप होता है कि कितना वो अधिकतम आवेश को संग्रहित कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों जो अब ये कितना होता है, कैसे निकलता है, तो आप जानते हैं कोई भी संधारित्र है अगर उसमें जो आवेश हम संग्रहित कराते हैं, तो ये जो आवेश होता है, जितना ही इसके पोटेंशियल को हम बढ़ाते हैं, जितना ही इसके वैद्युत विभव को बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा आवेश इसमें क्या होता है, बढ़ता है। तो आवेश इसके अंदर जो संचित होता है वो किस पे, यहां पे आप देख रहे हैं किसके, जितना भी ज्यादा आप पोटेंशियल इसका बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसमें आवेश क्या होता है, स्टोर होता है। तो जो ये आवेश होगा, जो ये आवेश किस पे डिपेंड करेगा, वो इस विभव पे डिपेंड करेगा। तो ये आवेश क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, इसके वैद्युत विभव के। ठीक है ना। जितना ही ज्यादा इसके विभव को बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा इसमें आवेश क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे, संचित होंगे। ठीक है। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। आपने ये चीज एक जगह और से समझ सकते हैं, आपको
ओम का नियम बताया गया था। ओम का नियम क्या होता है बच्चों? सामान्य ताप तथा दाब पर किसी भी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा आई समानुपाती होती है इसके दोनों सिरों के बीच जो वैद्युत विभवांतर भी होता है उसके। तो ये आई जो होता है इसके दोनों सिरों के बीच में जो वैद्युत विभवांतर होता है उसके समानुपाती होता है। हमने भी ये जो भी था भी समानुपाती आई भी लिख सकते हैं। अगर ये आई भी के समानुपाती है तो भी समानुपाती आई भी लिखा जा सकता है। तो भी इक्वल्स टू, इसको जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था तो आपने वहां पर क्या लगाया था? भी इक्वल्स टू आर आई लगा दिया था। और इस आर को हम क्या कहे थे? प्रतिरोध कहे थे। ये आर क्या होता है? प्रतिरोध। उस तार का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, हमें इससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्या बताना चाहता हूं। ये जो वैद्युत धारा होती है क्लास 10 में आपको बताया गया था, जो वैद्युत धारा होती है वे आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं, Q बाई टी। तो अगर आप इस I के स्थान पर आप रखना चाहें तो ये Q बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये ओम का नियम भी आपको बताना चाहता है कि ये जो आपका आवेश होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? विभव होता है। मतलब किसी तार में अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, अगर हमें इस तार में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेशों को प्रवाहित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विभव बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो इसके सिरों के बीच में जो बैटरी लगी है ना, इसके विभव मान के इसके वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, आवेश ज्यादा फ्लो करेंगे। तो आवेश मान लीजिए किसी तार से जोड़ा गया है, इसके विभव मान को हमने क्या किया? बढ़ाया। तो आवेश ज्यादा फ्लो होने का मतलब क्या? कि इसके अंदर ये अपने अंदर ज्यादा आवेशों को क्या कर सकता है? आवेश ज्यादा आएंगे तभी तो ज्यादा आवेशों को स्टोर करेगा। तो हम आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो इसके अंदर जो संचित आवेश होते हैं वो समानुपाती होते हैं जितना भी उसको विभव दिया जाता है उसके। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र के द्वारा संचित आवेश उसके वैद्युत विभव के समानुपाती होता है। ठीक है ना? तो आपने यहां लिखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका? ये भी हो गया। तो यहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी समानुपाती था आई। तो अब वैसे ही ये समानुपाती चिन्ह हटाया गया तो यहां आर लगा। तो यहां पे अगर ये समानुपाती चिन्ह हटाया जाएगा तो कुछ ना कुछ एक क्या लगेगा? नियतांक लगेगा। ठीक है ना? स्थिरांक लगेगा। और यहां पे जो नियतांक या स्थिरांक लगेगा उसको हम सी कहते हैं, सी इंटू भी। और यही जो सी होता है इसी को हम कहते हैं धारिता। इसी को हम क्या कहते हैं? धारिता। अगर इसको अंग्रेजी में समझना हो तो इसको कहते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और इसको कहते हैं कैपेसिटेंस। ध्यान समझिएगा, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस। इसके लास्ट में टेंस आया है, इसके लास्ट में भी टेंस आया है। और आपको जब आपको 7वां चैप्टर पढ़ाया जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें एक आएगा आपका प्रेरकत्व। प्रेरकत्व उसको कहा जाएगा इंडक्टेंस। और उसके लास्ट में भी आएगा TANCE। तो ये तीनों आवेश से ही संबंधित है। ये आवेशों का क्या करता है? आवेशों को अपोज करता है। आवेश अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो इस वायर का जो प्रतिरोध है ये चाहेगा कि नहीं इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो। ये आवेशों को रोकना चाहेगा, वो उसका प्रतिरोध करेगा। ठीक है? अब ये आवेश को प्रतिरोध किया तो ये हो गया प्रतिरोध। ये आवेशों का संचय किया, आवेशों को अपने अंदर क्या किया? इकट्ठा किया। तो ये धारण किया है, इसलिए इसको कह देते हैं धारिता। और ये जो इंडक्टेंस जो कि आपको 7वें चैप्टर में पढ़ना है, ये क्या करेगा? ये आवेशों को प्रेरित करेगा। प्रेरित मतलब क्या? आपको कहीं से प्रेरणा मिलती है तो अच्छा काम करने लगते हैं। अगर कोई आपको चापलूसी करके या भड़का के दूसरे लोगों के खिलाफ आपसे झगड़ा भी करा सकता है तो वैसा भी प्रेरणा मिल सकता है कहीं किसी तरह से। मतलब कोई चढ़ाकर आपको क्या लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है। तो अपने आवेश को आपको क्या रखना पड़ेगा? बहुत ही कूल माइंड रखना पड़ेगा। सोच समझ के कोई भी स्टेप लेना पड़ेगा। कौन अच्छा ज्ञान दे रहा है, कौन खराब ज्ञान दे रहा है, इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। तो आपको मैं, अगर आप इसका फिजिकल मीनिंग समझना चाहें, इन तीनों से को क्यों रिलेट कर रहा हूं? क्योंकि तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे किसमें? 7वें चैप्टर में, प्रत्यावर्ती धारा में। ये तीनों मिलकर कुछ ना कुछ बताएंगे। तो आप यहीं पर समझ लीजिए तीनों आवेश से संबंधित है। एक आवेश को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। दूसरा आवेश को क्या कर रहा है? अपने अंदर धारण कर रहा है।
तीसरा क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है उन आवेशों को कोई नया काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बुरा काम करने के लिए। अच्छा काम क्या है, अच्छा काम ये होता है इन आवेशों के द्वारा कि आवेश को संग्रहित करके प्रेरण करके फिर से एक वैद्युत धारा बना देना, मतलब कि कंटिन्यूअसली आपके ये जो अप्लायंसेस है ना, वैद्युत बल्ब हो गया या कोई और चीज हो गया, इसकी सुरक्षा करना। और इसका बुरा इफेक्ट क्या है, अगर बहुत ज्यादा अगर इस मात्रा में इसको प्रेरित कर दिया जाए तो ये सबको नुकसान भी कर देगा, जला भी देगा। तो वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम 7वें चैप्टर में। पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि ये आवेश को क्या करेगा। ये कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, जिस कैपेसिटर का जिस आपके संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी वो ज्यादा से, ये ज्यादा होने का मतलब क्या है कि क्यू ज्यादा होगा, मतलब क्यू ज्यादा को क्या करेगा, अपने अंदर वो संग्रहित करेगा, मतलब कि ज्यादा स्टोर करेगा। तो आप इन सारी बातों को आप समझ रहे हैं। और कहां से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं आपको सिंपली बता दिया होता, क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। क्यू इक्वल टू सी इंटू बी ऐसे बताया जा सकता था, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप यहां समझ रहे हैं कि यहां ये ओम का नियम भी यही कह रहा है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब I क्या होता है, ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो I अभी आपको बताया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I क्या होता है, Q बाई टी। Q बाई टी यहां रखिए, तो यहीं से ओम के नियम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो होता है V होता है। तो आपने इन सारी चीजों से रिलेट करने से एक आपके दिमाग में माइंड मैप बनेगा और आप इन चीजों को कभी भूलेंगे नहीं। तो आपने यहाँ पे समझा कि ये जो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंग्रेजी शब्द कभी कभी आ जा रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, समानुपाती, Q इज इक्वल टू C इंटू V। और इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। आप देखिए रहे आप, कैपेसिटर, ठीक है। अगर यहां से अगर आप इसको लिखना चाहें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। अब आपका ये C इक्वल टू Q बाई V आया तो आप ये समझ रहे हो कि कहीं ये जो C है वो Q और V पे डिपेंड करता होगा। ये गलत है। ये जो C है ना तो Q पे डिपेंड करता है ना तो V पे डिपेंड करता है। जैसे ओम के नियम में आपको क्या बताया गया था, V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V बटे आई। तो क्या ये R वहां पे ध्यान से समझे होंगे तो बताया गया होगा, टीचर ने आपको बताया होंगे कि ये जो R होता है ना तो V पे डिपेंड करता है ना तो I पे। ये R किस पे डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर होता है। ये जो तार होता है जिसमें ये धारा प्रवाहित हो रही होती है ना, उसके लंबाई पर ये जो रेजिस्टेंस होता है, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसका जितना ही ज्यादा चौड़ाई होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल जितना ही ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड किया था, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे, इसके लंबाई चौड़ाई पे, इसके रूप और साइज पे, आकार और साइज पे डिपेंड कर रहा था प्रतिरोध। वैसे ही ये जो कैपेसिटेंस होगा ना वो Q और V पर नहीं डिपेंड करेगा बच्चों, इसके साइज पे डिपेंड करेगा। किसका रेडियस कितना है, ये किसका बना हुआ है, नेचर किसका है, लोहे का बना हुआ है कि आपके तांबे का बना हुआ है कि सिल्वर का बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग धारिता होगा, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा कि किसकी धारिता, जो अच्छा कंडक्टर होगा उसकी धारिता उतना ही ज्यादा, जिसका रेडियस जो बहुत बड़ा शेप में होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उस पर उसकी धारिता ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा जगह होगा तो ज्यादा आवेशों को तो अपने अंदर संग्रहित करेगा ही ना। तो ये जो आपका यहां पे धारिता आपने पढ़ा, तो ये भले ही फार्मूले में Q और V आया है, लेकिन ये जो धारिता है यहां पर भी तो फार्मूले में V और I आया था, लेकिन ये जो प्रतिरोध V और I पर निर्भर नहीं किया था। ये वैसे ही ये जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो Q और V पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है, ये धारिता उसके साइज पर निर्भर करता है। अगर कोई मतलब स्फेरिकल हो तो उसके रेडियस पे क्या होगा, स्फेरिकल मतलब गोलीय, अगर आपका कोई चालक है तो उसके त्रिज्या पे ये निर्भर करेगा, ठीक है। वैसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके एरिया पर और दोनों प्लेटों के बीच का जो दूरी होता है
उस पर डिपेंड करता है। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आपको समझाया जाएगा। तो आपने ये समझा कि ये भले ही फॉर्मूले में ये C बराबर Q इंटू V आया, लेकिन ये आपका जो धारिता होता है वो Q और V पे निर्भर नहीं करता है। आप इस बात को यहां पे लिख सकते हैं। और अब देख सकते हैं कि अब रही बात, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। इसका मात्रक वैसे तो देखने पर कूलाम पर वोल्ट लग रहा है, कूलाम पर वोल्ट लिख सकते हैं। इसका चार्ज का कूलाम होता है, आवेश का कूलाम होता है, और ये आपका विभव का वोल्ट होता है। तो एक मात्रक तो इसका लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो जनरल मात्रक है वो होता है फैरेड। वो क्या होता है? फैरेड। ठीक है, फैरेड इसका जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है। अब ये कैसी राशि होती है? तो यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, ये एक अदिश राशि होती है। इसका बीमा कितना हो जाएगा? बीमा कैसे निकालेंगे? ये आवेश है, आप जानते हैं आवेश का AT होता है एम्पियर, और ये टाइम का T यहां पे लिख लिया। और पोटेंशियल का क्या होता है? ये आपका W/Q होता है पोटेंशियल। तो अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो यहीं पे W/Q लिख सकते थे। ठीक है, तो Q ऊपर चला जाता, तो ये Q स्क्वायर हो जाता, तो इसका ये हो जाता, और स्क्वायर हो जाएगा तो A स्क्वायर T स्क्वायर ऐसे हो जाता। और ये आप वर्क डन मतलब कि कार्य का जो बीमा होता है वो ML स्क्वायर T⁻⁻2 होता है। ठीक है ना। तो अगर इसका हम बीमा लिखना चाहें तो यहीं से इसकी बीमा लिख देंगे। ये ऊपर जाएगा तो M⁻⁻1 L⁻⁻2 और T, अब मान लीजिए कि T लिखेंगे तो T⁻, ये -2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा, और A स्क्वायर है तो आप A स्क्वायर इसको लिख लीजिए। इसकी बीमा आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट धारिता था। संधारित्र की धारिता क्या होती है, अभी इसके बारे में पढ़ना है। कैसे ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कैसे ये दोनों प्लेटों की दूरी पर, अगर समांतर प्लेट संधारित्र अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे प्लेटों की दूरी पर निर्भर करता है, वहां पे आपको समझाया जाएगा। वहां पे सारी चीजें आएंगी। जिस भी संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे उसके किस तरह से शेप और साइज पे ये निर्भर करता है उसको हम देखेंगे। तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं कि किस पे निर्भर करता है। C = Q/V ये फॉर्मूला है, ये तो बीमा निकालने के लिए लिखा गया था, Q/V। तो ये Q और V पर निर्भर नहीं करता है, तो आप लिख सकते हैं यह Q मतलब आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता है। आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करता है। ये सब ये पॉइंट देके आप लिखते जाएंगे संधारित्र के बारे में, धारिता के बारे में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, यह संधारित्र के आकार तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ये सारे पॉइंट्स आप पहुंच करके लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ये तो जरूरी लिख लीजिएगा कि ये क्यों भी पर निर्भर नहीं करता, ये किसके, उसके आकार और किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चलिए इतना आपने लिखा। अब हम यहाँ पे एक चीज और पढ़ेंगे, बस एक टॉपिक इस वीडियो में और हम पढ़ेंगे। कोई एक विलगित चालक है, गोलीय चालक है, तो उसकी धारिता कैसे निकालते हैं बच्चों। बस बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। मतलब कि आपने अगर धारिता पढ़ा तो धारिता कैसे निकाल लेंगे, बस 2 मिनट में मतलब उसको निकाल लेंगे। आप उसको जरूर देखें, ठीक है ना। कैसे याद रखिए इसमें कि ये जो कहीं भी धारिता निकालना है तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, C = पहले वो कितना आवेश वो संग्रहित किया है और उसके द्वारा कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों का जो ये अनुपात होता है। कहीं पर भी किसी भी
संधारित्र में हम देखेंगे कि वो आवेश कितना संग्रहित किया है और कितना उसको विभव देना पड़ा है। हर जगह उस आवेश में उस विभव से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे या इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, तो वहां पे उसकी धारिता निकल आएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, C इक्वल क्या होता है, Q बाई V। ये अगर कहीं भी याद रखेंगे तो आगे वाले टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे। तो अभी मैं बता रहा हूं कि इसको याद रखिएगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। बच्चों ये गोलीय चालक है, इसको विलगित क्यों कहा जा रहा है, ये जो चालक है ना इसके आसपास कोई भी दूसरा चालक नहीं है। अगर वो दूसरा चालक इसके आसपास रख दिया जाएगा तो इसको विलगित नहीं कहा जा सकता है। विलगित मतलब क्या, ये अकेला हो, मतलब इसके आसपास और कोई चालक रखा ही नहीं गया हो, तो ठीक है ये सिंगल चालक है। तो इसकी धारिता कितनी होती है इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों सपोज कीजिए कि इसका पोटेंशियल बढ़ाया गया है, ये कोई गोली चालक है, इसकी पोटेंशियल बढ़ाया गया है, इसमें क्यू आवेश भी पोटेंशियल देने पर, कितना पोटेंशियल देने पर, भी पोटेंशियल देने पर क्यू आवेश आया है। तो इसकी धारिता का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, C इक्वल क्या होता है, Q बाई V। तो हमें क्यू तो मालूम है कि इसको कितना चार्ज किया गया है, क्यू चार्ज किया गया, ये भी निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से सी निकल जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से भी निकालिए। तो आपको बताया गया है कि कोई गोलीय चालक है तो उसके पृष्ठ पर ही सारे आवेश होते हैं और इसके वजह से इसके पृष्ठ या इसके अंदर जो वैद्युत विभव होता है, ठीक है ना, जो वैद्युत विभव, इसी भी को निकालना है तो हम लिखेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होता है, इसके पृष्ठ पर या इसके अंदर हर जगह विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है और उसकी जो वैल्यू होती है V इक्वल कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जितना भी इस पे आवेश है Q और बटे में इसका जितना रेडियस होता है, इसको प्रूफ कराया गया था कि इसके सरफेस और इसके अंदर कितना वैद्युत विभव होता है। तो यही विभव होता है, आपको ये भी निकलवाया गया था, निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो आप जानते हैं तो डायरेक्टली इसको लिख लेंगे। अब लिखेंगे वैद्युत विभव के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आ गया आपका, बस इसकी जो धारिता होगी बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका मान, भी का मान यहां पर रख दीजिए तो C इक्वल क्या हो जाएगा, Q ऊपर है ही है, अपान में ये वैल्यू अगर यहां पर रखेंगे तो Q बटे में कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये R हो जाएगा। Q से Q कैंसिल। अब यहां से C इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, ये हर जगह 1 आया तो 1 में ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो किसी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता हो जाएगी वो कितनी होगी, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। बच्चों इसी पे एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके एक धारिता आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितने लोग इसको सॉल्व करें तो कमेंट बॉक्स में उसकी धारिता बताएंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी अर्थ होती है उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। इस अर्थ की धारिता आपको क्या करनी है, पृथ्वी की धारिता यहाँ पे निकालनी है। क्या काम करना है, कैसे निकाल सकते हैं पृथ्वी की धारिता, 4 पाई एप्सिलॉन, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कि ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आप जानते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। अब ये तो आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू समझ लिए, एप्सिलॉन नॉट 4 तो आप जानते ही हैं। और आप रेडियस ऑफ अर्थ, जो अर्थ का रेडियस होता है वो कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा इतना मीटर। आप ये सारे वैल्यू जिसमें रख के कैलकुलेट करके आप बताएंगे कि अर्थ की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। ये होमवर्क है, श्योर ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दें। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।